नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे निगम गुप्ता, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। निगम जी, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार हेल्थ केयर सर्विस में कहीं ना कहीं हेल्थ का जो बजट है, उस जो इंटर्न बजट पेश किया गया है 90,658 करोड़ का है। ये अपने आप में बड़ा बजट है। निगम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो आपने या हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़े हुए लोगों ने जो सुझाव दिए थे सरकार को, क्या उस पर अमल हुआ है इस बजट में, आपको दिखता है? जी, कई हद तक ये बजट सरकार की तरफ से ये जो बजट आया है, ये जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट भी किया और वेलकम भी किया है। जी, एक बात ज़रूर है, कुछ खामियां हर बार रह जाती हैं, बट इस बार जो लोगों की अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी सरकार मुझे लगता है 70 to 80% उस पर खरा उतरी है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सेक्टर के लिए। कहा जाता है कि डॉक्टर्स की कमी है, और इस पर बजट में इस पर स्ट्रेस दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। और अगर मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रेशो रहता है, मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर हो जाएंगे वो रेशो को हम मीटअप कर पाएंगे। देखें, ये वादे तो ये पहले भी आए, पुराने बजट्स में भी थे कि एक तो ये भी फिगर हमने सुना कई न्यूज़ चैनल्स में या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला कि सरकार का टारगेट था कि 2024 तक हर स्टेट के मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, उनको अपग्रेड करके जीएमसीज में कन्वर्ट करा जाए। और जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें देखी भी गई। हमारे आज की डेट में 6 से 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए हैं। बट एक टारगेट ये भी सुनने में आया कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। बट WHO का आपने जैसे जिक्र किया, WHO की जो वर्ल्ड वाइड रेशो है वो 3:5:1000 है। मतलब हर 1000 लोगों के पीछे 3.5 बेड की कैपेसिटी बनाना, IPD जिसे हम बोलते हैं। बट वो अभी कहीं अचीवेबल नहीं लग रहा प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। हाँ, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट है, छोटी स्टेट है, यहाँ शायद किसी हद तक हमें लगता है कि हमारा एम्स 2 आ जाएंगे, क्या होगा, इसका क्या असर होगा। बट येस, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है विनोद जी, मैन पावर की बहुत कमी है। स्किल्ड मैन पावर, एरिया स्पेसिफाइड ट्रेंड पीपल जो चाहिए, उसको वो डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जो हमारी नर्सिंग जो कॉलेजेस की एजुकेशन है, वो नर्सिंग में देखो वही, मैं माफ़ी चाहूँगा, वही घिसे पिटे कोर्सेज जो पुराने कई सालों से चल रहे हैं। स्किल्ड कोर्सेज को लेकर सरकार ने कोई अभी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको उठाना बड़ा ज़रूरी है। स्किल्ड का मैं अगर जिक्र करूँ विनोद जी, जैसे सरकार अभी स्टैंड अलोन ICUs भी बना रही है। मैं स्टैंड अलोन के माध्यम से कहूँगा, सरकार उसको आउटसोर्स भी कर रही है। बट स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करने का ऐसा कोई सिस्टम अभी तक इतना खुल के नहीं देखने को मिला जो जैसा कि एक्सपेक्टेशन है। जी, आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी को लिए कुछ जो स्टेप पॉजिटिव लिए हैं, मुझे वो नहीं लगता कि उसको तारीफ करना, सराहना करने में कोई बुराई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा स्टेप है ये। क्योंकि आयुष्मान भारत और आशा वर्कर जो हैं, बड़े, मैं कहूँगा एक तरह के लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं जी, तो उनके लिए ये स्कीमें आना बहुत ज़रूरी हैं। सरकार का काम भी यही है, और सरकार ये काम ने इस प्रेजेंट गवर्नेंस ने ये काम बड़ी बखूबी से किया है, जो एक अप्रिशिएबल स्टेप है। मैं कहता हूँ इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। निगम जी, इनका रोल क्या रहता है आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी का? क्या हेल्थ सेक्टर में ये कितना हेल्पफुल हो सकती हैं? देखिए, आंगनबाड़ी तो हेल्थ केयर सेक्टर में शायद मुझे नहीं लगता डायरेक्ट कोई इतना रोल प्ले करते हैं, बट आशा वर्कर, जिन्हें एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट कहा जाता है, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है। खासकर दूर दराज के इलाकों में विनोद जी, हमारी सोसाइटी जो है वो कई जगह में बड़ी पिछड़ी हुई है। जैसे कई पीछे नेशनल मूवीज़ में भी आपने देखा, एक फादर है, मदर नहीं है, उसकी 2 बेटियां हैं। जब वो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज में आती हैं तो उनको एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के वर्कर्स का पब्लिक प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस है। बट इनका एक जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है वो सरकार किस हद तक इंश्योर करती है, ये मुझे लगता है डिपार्टमेंट के लोग बेहतर बता पाएंगे। बट येस, इसी तरह जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको एजुकेट करना, उसको इम्यूनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले ये लोग करते हैं। इस बजट में आपने देखा इम्यूनाइजेशन को भी काफ़ी सरकार ने मेरे ख्याल में तरजीह दी है।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आगे जाके बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है। आउटराइटली बजट को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और ये भी कहा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर को तरजीह दी है, क्यों नहीं करनी? नॉट एट ऑल, कहीं भी रिजेक्ट नहीं किया जाता। जितनी भी डिमांड्स थी, मैंने आपको पहले ही बोला, सिर्फ 70-75% के करीब डिमांड्स मानी गई हैं। खासकर जो इंडस्ट्री के साथ जो स्टेक होल्डर्स थे, बड़ी अच्छी बात इस बजट में ये देखने को मिली कि पहले जैसे J&K में कई बार ये शिकायत रहती, सरकार कोई भी पॉलिसी या बजट इम्प्लीमेंट करती है वो स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस नहीं करती। इस बार मुझे लगता है जो भी रिप्रेजेंटेशन थी, खासकर हमारी एक मेडिकल डिवाइसेस की एसोसिएशन है, एमिड के नाम से काफ़ी फेमस है जी, उनकी जो भी डिमांड्स थी, उनकी भी 70-80% डिमांड्स मानी गई इस बजट में और पॉइंट टू पॉइंट मानी गई। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक सेक्टर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नर्सिंग जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, और हमने अक्सर देखा कि सब डिपार्टमेंट्स अपने आप अप टू द मार्क या अपडेट करने के लिए फर्दर ट्रेनिंग और फर्दर स्टडीज़ करते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर एक ऐसा है कि यहाँ पे नर्सिंग और बाकी स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, फर्दर ट्रेनिंग। ये बहुत बड़ी कमी है विनोद जी। जी किसी को भी स्किल करना, रीस्किल करना या अपस्किल करना, ये मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, हम सरकार बोलते हैं, सरकार का मतलब कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट को समझते हैं जो हमारी यहाँ पे चुनी जाती है, बट यस, ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने उस तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें अभी लैक कर रही हैं जो उनको स्ट्रेंथन करनी पड़ेंगी, वरना आने वाले टाइम में जितने आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जितने आप ICU सेटअप कर रहे हैं, जितने आप स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर बना रहे हैं, जहाँ आपके मल्टीपल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके तहत काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, स्किल्ड मैन पावर की कमी एक बहुत बड़ी खलने वाली आने वाले टाइम में। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा विनोद जी, मैं एक चूँकि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का जो एक गवर्नमेंट का डाटा सामने आया, आज की डेट में 15 से 18 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है, जो अगले 4-5-6 साल में 50,000 बिलियन को क्रॉस करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली आज भी 80% इक्विपमेंट हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी के साथ यहाँ पे प्रोक्योर कर रहे हैं जी। मैं अगर एक फिगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अमेरिका से 20-21 में करीब 8,186 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट हम लोग इंपोर्ट करते थे, जो 22-23 में ये फिगर 10,800 के को क्रॉस कर गया। बिल्कुल। सिमिलरली जर्मनी का जो फिगर 4,000 था वो 6,000 को क्रॉस कर गया। मतलब 20 से 25% की एवरेज 30% तक हमने इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ा ली है। इसको कम करने के लिए 3-4 चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत थी, जिसमें आपको प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर में एक ब्रिज करना है इस गैप को। चाइना जिसके बारे में कहा जाता था जी हमने 19-20 में बिल्कुल उनसे माल लेना ही बंद कर दिया इंडिया ने जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें खोखली नज़र आई, क्योंकि चाइना का फिगर भी बड़ा है 18 से 20% इस खासकर पिछले साल में। हम लोग जब तक एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे अपने, और उसको बढ़ाने के लिए हमें R&D को बड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। R&D को करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, और इस पे थोड़ा सा सरकार को अपने जो भी जिसे बोला जाता बुद्धिजीवी है उनके साथ इसको कंसल्ट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो रेशो है उसको कम करने की जरूरत है मुझे लगता है, और गवर्नमेंट को इस और कुछ इंसेंटिव्स या कुछ ऐसी पॉलिसी फार्मुलेट करनी चाहिए कि इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट की पोजीशन में हम आ सकें। ये विनोद जी वेपन में जैसे इस वक्त हम अपने अगर देखें तो वेपन में हम इसी तरीके से चल रहे हैं। ये विनोद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने भी करा, और जिस पे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो भी थिंक टैंक है उसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है 80% इज़ ए वेरी अलार्मिंग फिगर। 80% अगर हम इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो हम अपना पैसा भी बाहर दे रहे हैं, अपना स्किल भी बाहर दे रहे हैं, और एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि R&D में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसकी मैकेनिज्म को डेवलप करने में इन्वॉल्व हैं, उनमें भी रेशो इंडियंस का ही ज़्यादा होगा जी। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव जहाँ उन लोगों का जिसे हम बोल सकते हैं उनका जो रिम्यूनरेशन है उसको बढ़ा के उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, वो इंडियन मार्केट की तरफ इंट्रैक्ट हो। और अगर जैसे आप कहते हैं जी 18 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर तक आप लोग पहुँचने वाले हैं अगले 6 साल में, तो 6 साल में इसको भी आपको इंपोर्ट 80% से लेकर कम से कम 25% एक्सपोर्ट में चले जाना चाहिए हमें। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक सेक्शन है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये भी एक कारण है। बहुत बड़ा हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और इस सेक्टर में हम कुछ ज़्यादा रखते भी नहीं हम बजट में इसका शेयर
शून्य के बराबर है। ऑलमोस्ट हम Almost कह शून्य सकते के हैं। बराबर। अगर है भी है तो पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को इसको लेकर बड़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट देखने को नहीं मिली। हाँ, साउथ इंडिया में कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे अभी पीछे आपने सुना होगा आंध्रा मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और इस ओर वो आगे भी काम कर रहे हैं। बट उस तरह के टेक्नोलॉजी जोन, क्योंकि जब हम मेडिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करते हैं, हमें बड़े ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती जी। स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट लगाने होते हैं, जिसको कैसे उसको मैकेनिज्म को डेवलप करना है। हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर एक ऐसा सेक्टर है जो इस पर काफ़ी ज़्यादा, अगर सरकार उसको मैं तो ये कहूँगा सरकार उसको मैंडेटरी भी कर दे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उस कोर्स को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, इसको किया जा सकता है ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे डेवलप करें। इंडिया, अगर हम बात करें, आज भी एक सिटी स्कैन जो है इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाई जी। आज़ादी के हम 70 साल के नारे तो हम लगाते हैं, बट ये बड़ा ज़रूरी है। उस सेक्टर में लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, लोग काम करना चाहते हैं, बट उसके लिए उनको एक सरकार की तरफ से एक हैंडसम सपोर्ट की ज़रूरत है। जी। क्यों ऐसा, ये निगलेक्ट क्यों है R&D? सर, स्किलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर क्यों? स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। जी। अगेन मैं कहूँगा कुछ हमारे जो सीट्स ऑफ पावर्स हैं उनको अपने करिकुलम को इस तरह से स्ट्रेंथन और डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं नर्सिंग की आपने एग्जांपल दी, उसके साथ भी कोरिलेट करता हूँ। आप ICU बना लेते हैं, आपको ICU एरिया स्पेसिफाइड नर्स की ज़रूरत है, तो वो हमें किसी भी नर्सिंग कॉलेज में वो प्रोडक्शन नहीं मिलती। डायलिसिस के लिए आपको डायलिसिस टेक्नीशियन की ज़रूरत है। आपने स्कीम्स तो बहुत लाई, बट कहाँ वो स्किल्ड मैन पावर कहाँ है? प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग कर रहे हैं, बट जब बच्चे उनके पास ट्रेंड होते हैं, उन बच्चों को कहाँ रिलोकेट करना है? हर आदमी का एक सपना होता है कि मैंने अगर एक डिग्री ली है वो एक सरकारी तंत्र में भी रिकॉग्नाइज हो जी। क्योंकि वो माइंडसेट भी अभी हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ हमारे लोगों का। तो जब मैं एक प्राइवेट कॉलेज से एक डिग्री लेके आता हूँ, जब वो सरकारी तंत्र में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, उसके लिए फिर वही बात आ गई कि हमें जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने जिक्र भी किया था कि 1000 पर 3.5% बेड की ज़रूरत है जी। अभी हम कितना पीछे कितना है अभी हम, और कब तक इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? मुझे लगता है आबादी, हमारी पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती जा रही है। हाँ, और मुझे लगता है जिस तरह से सरकार एफर्ट कर रही है, खासकर इस तरह के बजट, कल भी प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी पार्लियामेंट में मैंने थोड़ी सी सुनी, जिसमें उन्होंने बोला अगले कुछ सालों में हमारा टारगेट हेल्थ केयर को रहेगा। तो ये अच्छी खबर है। अगर प्राइम मिनिस्टर इस ओर फोकस कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो अगर इस तरह के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा, बाकी स्टेक होल्डर्स को, आप सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने से या मेडिकल कॉलेज बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको मैन पावर जनरेशन की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्किलिंग अपस्किलिंग बड़ी रिक्वायर्ड है। माफ़ करना, मैं आपके साथ कुछ लोगों को ये बात शायद बुरी लगे, आज जिस भी जिला में मेडिकल कॉलेज बने हैं उस वहाँ के डॉक्टर्स को लेकर उन्हीं को उसमें लगाया गया, बट उनकी अपस्किलिंग के लिए उनको एक नया, जिसे बोलता है एक व्यू पॉइंट, उनकी एक ट्रेनिंग चाहिए थी किसी बड़े सेक्टर में जाके उनको भेजना। जो डॉक्टर से आज प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं, दे आर स्किल्ड, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, बट थोड़ा सा चेंज ऑफ टाइम। मैं माफ़ी चाहूँगा, जो आदमी जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरीज में जॉब कर रहा है, वो शायद टेक्नोलॉजी के साथ उतना अभी जिसे बोलते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। तो ये सर्कल भी आपको एक काफ़ी स्पीड से चलाना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट डिफिसिट है। आप मेरी बात सुनिए, आप जम्मू में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी, बाहर में भी आपका राब्ता रहता है, साउथ में भी राब्ता रहता है, लेकिन एक पेशेंट को, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, वो प्रेफर करता है कि मैं अमृतसर जाऊँ या पड़ोसी स्टेट में जाऊँ। यहाँ पर क्या इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या सब डॉक्टर नहीं है। ये इतना ट्रस्ट डिफिसिट क्यों हो गया है? इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये स्कैरसिटी ख़त्म करके। स्कैरसिटी कैसे ख़त्म होगी जी? मैं एक बात करूँ जी, नर्स एक पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन रहता है, अगर एक पेशेंट 36 घंटे हॉस्पिटल में रहता है, 36 घंटे में वो 35 घंटे और कुछ मिनट नर्सिंग स्टाफ के साथ बिताता है, और नर्सिंग स्टाफ की अपग्रेडेशन बड़ी ज़रूरी है। मैं दोबारा इस चीज़ को आई वुड लाइक टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड कि डॉक्टर्स का इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है पेशेंट के साथ, और नर्सिंग स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेना पेशेंट को बड़ा ज़रूरी है। और ये मैन पावर की शॉर्टेज भी है जी। सरकार ने पीछे ब्रिज कोर्स चलाए थे, आपको पता होगा। ब्रिज कोर्स क्या थे कि छोटे छोटे, जैसे आपके
कई हॉस्पिटल में, कई डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर बने, तो उन्होंने एग्जिस्टिंग नर्सिंग स्टाफ को उठाया और मेडिकल कॉलेज में ट्रेन किया और दोबारा उनको वहाँ पे रिलोकेट कर दिया। बट कोई करिकुलम नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थे उनके डीमेरिट्स क्या थे ताकि उनको भी मेरिट्स में बदला जाए, वो बड़ा ज़रूरी था। एक स्टडी चाहिए इसके ऊपर, जिसके लिए एक थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे तो ऑलरेडी हैं, बट स्टेट लेवल पे भी इसको सोचने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में हमने कोविड-19 के बाद कुछ सीखा उससे। हमें वेंटिलेटर तो बहुत ज़्यादा मिल गए, ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगे। नेचुरल में क्या हेल्थ सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, क्या उन्होंने कोविड-19 के बाद कुछ सीखा? मुझे लगता है, मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि हमने समय के साथ साथ सब बुला दिया। हमने एक कहावत है जी, गोदाम भरे हैं बोरों से, खाने को एक दाना नहीं। आपने जिक्र किया वेंटिलेटर्स का, वेंटिलेटर्स आए, उनको चलाने वाली मैन पावर कहाँ है? क्या उस समय जल्दबाजी में काफ़ी ख़रीदारी होगी? आज कितना हमारा इक्विपमेंट जो है, जो ज़रूरत है चलाने की, जो नहीं चल रहा है, जो पेशेंट केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। बट ये कुछ चीज़ें, मैं ये सीधा सीधा मैं इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता किसी के ऊपर, मजबूरियां तो रही होंगी, वरना ऐसे ही कोई बेवफा तो नहीं होता विनोद जी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जैसा मैंने आपको बोला, पेशेंट के साथ नर्सिंग स्टाफ इंटरेक्ट करता है, मशीनरी इक्विपमेंट के साथ भी आपका लेवल 2 का लाइनअप जो होता है वही इंटरेक्ट करता है। बट उनको उन चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करना, उनके साथ हैंड्स ऑन उनकी ट्रेनिंग करवाना, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जी, जिसको लेकर अभी कोई इतनी सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही है जी, उसकी ज़रूरत है। क्या हम प्रचार की या पब्लिसिटी गेन करने के लिए तो ऐसा करते हैं कि हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने डायलिसिस मशीन लगा दी, लेकिन वहाँ पर ट्रेंड स्टाफ नहीं है उस डायलिसिस मशीन को चलाने के लिए, जो शिक्षित स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। और मैं नहीं ऐसा समझता। सरकार का काम है कि अरेंजमेंट्स करके देना जी, बट उस चीज़ को आगे बढ़ाना जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनका काम है जी। अब उनकी सीरियसनेस भी चाहिए ना कहीं आप सीधा गवर्नमेंट पे तो ब्लेम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने आपको सब कुछ खरीद के दिया, पैसा भी दिया, पैसे की जगह इक्विपमेंट के साथ इक्विपमेंट भी दिए, मेडिसिन के साथ मेडिसिन भी नहीं दी। अब उनको कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आगे बैठे लोगों को काम करना पड़ेगा विनोद जी इस सिलसिले में। मैं नहीं कहूँगा कि वो काम नहीं करते, बट दे आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ, दे आर ऑलरेडी रनिंग एक स्कैर्सिटी तो है ना मैन पावर की, तो उसको कोप अप करने के लिए आपका एक अलग से जिसे बोला जाता है कोई बुरी बात नहीं है, सरकार प्राइवेट सेक्टर से कंसल्टेंट हायर कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ में कई लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग जुड़े हैं, उनको जोड़िए, कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन करिए। हमारी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर छोटी स्टेट है, जम्मू कश्मीर में इसको लेकर कहीं सीरियसनेस नहीं दिखाएगी। ये काम मेरे ख्याल में जो लोग ऊपर सीट्स ऑफ पावर में बैठे हैं वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप स्टेक होल्डर्स को लाइए, कुछ बुद्धिजीवियों को लाइए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आके कुछ ना कुछ आपके लिए डिज़ाइन करें। लेट इट बी 2-3 आज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड में जाएं, वहाँ पे इनोवेशन करके एक पोर्टल है, आपके पास आइडिया है, आप लाइए, आइडिया शेयर करिए, सरकार को अच्छा लगता है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है जी। तो आज जितनी स्कीमें हैं आपके पास, चाहे वो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, ये मुझे लगता है आपके थिंक टैंक ने निकाल के दी हैं। जो ऑलरेडी वर्किंग क्लास है वो ओवरलोडेड है, वो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो नई स्कीम के बारे में सोचे। बट ये है कि अगर कोई कुछ आपको सजेस्ट कर रहा है, उस सुझाव पे आपको विचार तो आपको करना है ना, तो वो थोड़ा सा कहीं वो गैप है अभी। हेल्थ सेक्टर में 500 करोड़ रुपया, 5000 करोड़ रुपए का प्रपोजल आया था कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का, शायद 5,000 ही, 5,000 करोड़ का आया था। वो कहीं दिखा नहीं, बाद में न्यूज़पेपर में एक दिन आया था, उसके बाद गायब ही हो गया। इसके पीछे क्या लगा? डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी है, यहाँ कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि प्राइवेट प्लेयर आए। मैं नहीं ये समझता सीधे तौर पे कुछ ऐसा नहीं है, बट यस, जैसे आपने बोला कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। जो हमारे इंटर एरिया डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको काम करना है। जैसे आपने बोला जी, आपकी 5,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए थे, वो आए थे जम्मू कश्मीर हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जी। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या कहती थी कि आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एट पार इंसेंटिव देने हैं इन्वेस्टर्स को, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं। बट अगेन वो लैंड
के लिए बोला, बंदा आता है सिंगल विंडो सिस्टम का एक्सपेक्टेशन लेके, जिसने पैसा लगाना वो विनोद जी चक्कर नहीं काटेगा, वो पिलर टू पोस्ट नहीं दौड़ेगा, टाइम होगा भी, बट वो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जी, किसी आपकी नियर बाई स्टेट में अगर वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो हमें जब तक नहीं हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाएंगे, कोई यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। जहाँ तो वो क्या अनड्यू फेवर के लिए आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जहाँ वो जिसका जो एक्चुअल में जिसे हम बोला जाता है एक ऑनेस्ट प्लेयर हैं, ऑनेस्ट प्लेयर एक सिंगल विंडो सिस्टम चाहते हैं। मैं अपनी पॉलिसी फाइल लेके जाता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में, बोला जाता है इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री बोल देता है जी ठीक है अगली मीटिंग में आपको बुलाएं, बट वो मेरा वो जो एक टेम्परामेंट है एक डिपार्टमेंट के साथ काम करने का, वो मेरा वहीं ब्रेकअप हो गया, मुझे 2 डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया। उसके बाद बोला जाएगा जी आपको बिजली डिपार्टमेंट के पास भी जाना है, आपको पोल्यूशन के पास भी जाना है, आपको क्या नाम इसका बाकी जो डिपार्टमेंट रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं उनके पास भी जाना है। तो फिर अगर चक्कर ही मुझे काटने हैं तो वो सिंगल विंडो सिस्टम का क्लेम नहीं करना चाहिए। आप सीधा बोलिए सिस्टम वही है। आप हिमाचल में जाएं, बिल्कुल जो आपने जोन क्रिएट किया है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया है, उसके अंदर आपको सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे ऑन ए सिंगल विंडो सिस्टम। ये मैं बड़े दावे के साथ बात कह रहा हूँ। हिमाचल में बद्दी में भी यही पॉलिसी लागू हुई, जिसके कारण वहाँ इंडस्ट्री ने बहुत बूम पकड़ा। उड़ीसा में जाइए आप, उड़ीसा जैसे राज्य में जिधर कोई इन्वेस्टर जा नहीं रहा था, आज वहाँ पे हर प्राइवेट सेक्टर अपना हॉस्पिटल लेके बैठा हुआ है। इवन आपके यूपी में, ये नहीं मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में कोई नहीं आया, कुछ लोग आए होंगे, बट कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ के साथ जो छेड़खानी की, जो टेम्परिंग करी गई, वो ख़राब कर गई इस सिस्टम को। अदरवाइज वो जो 5-7 हज़ार करोड़ के क्लेम थे वो बिल्कुल वैलिड थे, लोग आना चाहते थे, आज भी आना चाहते हैं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे इंश्योर करना है, डिपार्टमेंट्स को एक अम्ब्रेला के अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके प्राइवेट इन्वेस्टर इजीली आएगा यहाँ पे। निगम जी, एक ग्राहक को एक बिजनेसमैन भगवान का रूप मानता है, ऐसे इन्वेस्टर को भी भगवान का रूप मानना चाहिए। और जैसे आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही, वो होना चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम, उसको बिठा करके सारी चीज़ें देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके। शायद एक यही कारण है कि रेड टैपिज्म आज भी हमारे माशरे में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में है, अवेल कर रहा है, प्रवेल कर रहा है, तभी ये इन्वेस्टर ज़्यादा आते तो हैं लेकिन निराश होकर चले जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है जी, कहीं ना कहीं इसको मानना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर आपके पास सिर्फ प्रपोजल आ रहे हैं, जब प्रपोजल आते हैं तो कुछ मैं माफ़ी बड़ी बेअदबी होगी अगर मैं किसी पे एक एलिगेशन लगाऊं, बट वो रेड टेपिज्म तो है। विनोद जी, आज मुझे सेक्रेटरीट में जाना हो, जहाँ कहीं भी जाना हो, मैं किसी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास जाके तो अपनी इंडस्ट्री की पॉलिसी लेके जा नहीं सकता जी। अगर मुझे सेक्रेटरीट जाना, तो मैं अगर बाहर से आया हूँ तो पहले मुझे यहाँ पे एक ऐसे आदमी से मिलना पड़ेगा जो मुझे रास्ते बताएगा अंदर जाने के। तो वो एक सबसे बड़ा बैरियर है। जहाँ तो आप एक रखिए, उसको एडवर्टाइज़ करिए, जो भी पॉलिसीज़ आपकी हैं वो लाइए पब्लिक सेक्टर में। आप अगर डिफरेंट स्टेट्स में जाके आप सोचेंगे, वहाँ जाके आप जैसे हमारे यहाँ से काफ़ी लोग गए भी डिफरेंट स्टेट्स में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर मीट्स भी प्लान करी गई। उस तरह का आपको दोबारा मुझे लग रहा है कोशिश करके एक सिंगल विंडो सिस्टम पे आना पड़ेगा, और अगर कोई गैप है तो उसको ब्रिज करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है जी। निगम जी, आप प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और मुझे लगता है कि आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, जो जन औषधि केंद्र बन रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विवाद है सरकार की सोच में और प्राइवेट ऑपरेटर्स में, प्राइवेट प्लेयर्स में। देखिए विनोद जी, मुझे नहीं लगता विवाद बड़ा ज़्यादा है, बट विवाद कहाँ से आता है, जब सरकार एक स्टोर लेके आती है तो आदमी एक अपने आप में एक व्यू पॉइंट बना लेता है कि ये मुझे दवाई सस्ती देगा। विदाउट ए डाउट वहाँ दवाई सस्ती है, बट मुझे डॉक्टर ने 6 दवाइयाँ लिखी, वहाँ पे एक ही मिल रही है, 5 के लिए मुझे फिर दूसरी जगह जाना है, तो मैं एक सस्ती मिल रही है वो तो ले लो। अरे सर, एक सस्ती ले लूँगा, मुझे 20 रुपये सस्ती लेने के चक्कर में फिर 150 का तेल जला के कहीं दूसरी जगह जाना, माथा पेची करनी है, तो मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बन सकता। तीसरी बात, सरकार अपने आप में एक डिफरेंट कंपटीशन जनरेट हो चुका है सरकार में भी। एक तरफ जनौषधि स्टोर है, दूसरी तरफ आपने अमृत स्टोर बना दिए, तीसरी तरफ आपने हॉस्पिटल के अंदर हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अपने स्टोर क्रिएट कर दिए थे। अब इन तीनों में कौन सा सस्ता है, कौन सा सही है, वो भी मुझे काफ़ी मतलब एज ए कंज्यूमर मुझे बड़ा सोचना पड़ता है। तो मुझे लगता है सरकार ने अगर जनौषधि स्टोर्स को प्रमोट किया है तो सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए उनको, जो भी आपका BBPI है, ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल
अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको बोले वहाँ सामान भी तो पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो दे कैन नॉट क्लेम कि हम आके कोई चैलेंज नहीं है जन औषधि स्टोर प्राइवेट सेक्टर को। जी, सस्ते महंगे का भी कोई चक्कर नहीं है। जी। निगम जी, आप अमूमन देखते होंगे कि डॉक्टर ओपीडी ले रहे हैं, बाहर मेडिकल रैप खड़े हैं, फिर वो जाते हैं, कहते हैं ये वाला सैंपल लिखे, फिर डॉक्टर साहब वही लिखते हैं, सैंपल लिखते हैं, फिर उनको तोहफे भी दिए जाते हैं। सच है कि नहीं? अब कहीं बड़ी हद तक ये कंट्रोल हो चुका है। अच्छा। आप सिर्फ तोहफे नहीं करें, मेडिकल रैप भी एक बहुत बड़ा अपने आप में जिसे हम बोले जाते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कितने लोगों के परिवार उससे चल रहे हैं। मैं उसमें कोई बड़ी ज़्यादा बुरी बात नहीं मानता, बट यस, एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना और डॉक्टर तक पहुंचाना ये प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। यही सरकार से एक्सपेक्टेशन है कि आप जो भी स्कीम ला रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट नया लेके आ रहे हैं, उसको पब्लिक तक पहुंचाइए तो सही। जी। पब्लिक फिर ढूंढ रही है मुझे कहाँ जाके अप्लाई करना है। जी। जम्मू कश्मीर सॉरी हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई। अब वो पॉलिसी कौन सा डिपार्टमेंट लागू कर रहा है? हेल्थ ही। जी। हेल्थ के पास जाता हूँ तो मुझे बोला जाता है इंडस्ट्री में चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो गैप बन रही है। बट यस, आपका कहना बड़ा वाजिब है। जन औषधि स्टोर अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए जो जीतना चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण है उनके पास सिर्फ 20% वो जो नीड्स है पूरी कर पाते हैं लोगों की। निगम जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, आपके गले में खराश आ रही है। जी जी जी। कहा जाता है, एक स्टडी आई है कि 47% जो सर्जरीज हैं वो फेक पाई गई हैं। मैं परसेंटेज पे तो नहीं अभी कोई दावा कर सकता। ये कुछ प्राइवेट चैनल्स और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी सुना ये। बट यस, एक गवर्नमेंट फिगर भी है। आपके आयुष्मान भारत ने कई हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, जम्मू कश्मीर में भी पेनल्टी लगाई कि उन्होंने सर्जरी सिर्फ बिल प्रोड्यूस करने के लिए करी। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसके ऊपर अगेन वही बात आ गई, रेगुलेटर्स को एक्टिव होना पड़ेगा। जी। निगम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। और अच्छी बात यह है कि बजट में इस बार आम आदमी के सेहत को तरजीह दी गई है। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।